चैप्टर 8 है बायो एनर्जेटिक्स। आज इसे हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बायो एनर्जेटिक क्या होता है? बायो एनर्जेटिक इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर, कन्वर्ट, स्टोर एंड यूटिलाइज एनर्जी टू फ्यूल देयर लाइफ प्रोसेसेस। बायो एनर्जेटिक जो बेसिकली होता है कि जो जानदार होते हैं वो किस तरह एनर्जी हासिल करते हैं, उसे किसे कन्वर्ट करके किसे स्टोर करते हैं और किस तरह एनर्जी इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी के कामों को चलाने के लिए। लेकिन जो एनर्जी होती है उसको ऐसे फ्यूल यानी ईंधन के तौर में, जब वो ऐसे ईंधन हमारे जिस्म में काम करता है तभी जो ज़िंदगी के काम है वो हम सर अंजाम देते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी प्राइमरीली फ्रॉम देयर सराउंडिंग। बुनियादी तौर पर जो जानदार होते हैं एनर्जी होते हैं अपने इर्द गिर्द से हासिल करते हैं। Plants capture sunlight through photosynthesis, while animal and other organisms consume food. जो पौधे होते हैं वो सनलाइट जो होती है सूरज की रोशनी, एक अमल होता है फोटोसिंथेसिस, उसके जरिए सनलाइट को कैप्चर करते हैं, हासिल करते हैं। वाइल एनिमल और जो जानवर होते हैं और जो दूसरे जानदार होते हैं जो फूड को जो खुराक होती है उसको कंज्यूम करके यानी उसे इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल करते हैं। This energy is then converted into usable chemical energy stored in molecule like ATP, adenosine triphosphate। जो होती है ना, ये जो एनर्जी होती है बाद में उसको काबिल इस्तेमाल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इसको मॉलिक्यूल की शक्ल में, जो मॉलिक्यूल होते हैं एटीपी शक्ल में उसमें स्टोर किया जाता है। उनको बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक्ट एज ए रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी। एटीपी जो होता है एक तैयारशुदा एनर्जी होती है का हीरा होता है, उसके तौर पर काम करता है, यानी कि आपको तैयार एनर्जी मौजूद होती है जिसे आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल कैन यूज एटीपी व्हेनेवर दे नीड एनर्जी फॉर प्रोसेसेस सच एज ग्रोथ, मूवमेंट, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। जो सेल होते हैं जब उन्हें वो जो एटीपी होता है जो एनर्जी के तौर पर जखीरा हुआ होता है मॉलिक्यूल होता है, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है सेल को एनर्जी तो वो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। जैसे उनके ग्रो करना होता है, ग्रोथ यानी बढ़ना होता है, मूवमेंट हरकत करनी होता है, रिपेयर अपने आप को दोबारा कोई डैमेज होता है दोबारा अपने आप को बहाल करना होता है, रिप्रोडक्शन एक अपने जैसे सेल पैदा करने होते हैं। इसलिए वो जब चाहें तो एटीपी से एनर्जी हासिल करते हैं। आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स, ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिडॉक्स भी बोलते हैं। ये होते हैं रिएक्शन और फंडामेंटल टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो जानदार होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के लिए बुनियादी चीज़ जो होती है वो रिडॉक्स होती है उनके रिएक्शन में। इन दीज रिएक्शन इन अमल में इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफॉर्म्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इनमें जो होते हैं मॉलिक्यूल वो ट्रांसफर होते हैं जो मॉलिक्यूल के दरमियान। अब क्या होता है इन ऑक्सीडेशन में इन ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल लूजेस इलेक्ट्रॉन। जो होते हैं ऑक्सीडेशन में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं, खारिज कर देते हैं। और कहीं और इन रिडक्शन में क्या होता है, इट गेन इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में वो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन खोते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो इज essential for generating energy in the form of ATP during process like cellular respiration and photosynthesis। ये जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होता है, बहना होता है, इस ज़रूरी है कि वो किसके लिए ज़रूरी है? जेनेटिक एनर्जी पैदा करने के लिए ज़रूरी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि एटीपी की शक्ल में होती है। ये उसके लिए ज़रूरी होता है जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है वो किस लिए इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रोसेसेस मुख्तलिफ काम जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल जो होते हैं इनके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाई का आना जाना यानी गैसों का तबादला होता है, उसे सेलुलर रेस्पिरेशन देते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो
पौधे होते हैं सूर्य की रोशनी से एनर्जी हासिल करते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसके लिए वो ज़रूरी होती है। आगे कहते हैं बायो एनर्जेटिक इज स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बायो एनर्जेटिक होता है वो किस चीज़ की स्टडी है को मुताला है, जो एनर्जी की तब्दीली होती है, ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। जानदारों में जो एनर्जी की तब्दीली होती है इसे बायो एनर्जेटिक कहते हैं। एनर्जेटिक एनर्जी से निकला है। बायो मीन जिंदगी। आगे ATPL, ATP क्या होता है? द सेल एनर्जी करेंसी। सेल यूज स्पेशल एनर्जी करेंसी फॉर दियर रिएक्शन। जो सेल्स होता है एक खास किस्म की एनर्जी करेंसी यूज करते हैं अपने रिएक्शन के लिए। दिस करेंसी इज अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। ये एनर्जी जो होती है न्यूक्लियोटाइड होती है जिसे ATP कहते हैं। व्हेन सेल स्टोर एनर्जी, जब सेल जो एनर्जी को स्टोर करते हैं, दे मेक ATP, तो वो ATP बनाते हैं। व्हेन सेल नीड एनर्जी, जब सेल को एनर्जी ज़रूरत होती है तो दे ब्रेक ATP, तो वो ATP को ब्रेक कर लेते हैं और एनर्जी हासिल कर लेते हैं। ATP मॉलिक्यूल एस 3 सब यूनिट। जो ATP मॉलिक्यूल होते हैं उनके 3 सब यूनिट होते हैं, ये 3 उसके नीचे सब यूनिट बने होते हैं। पहला जो होता है एडेनाइन, ये क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। इस पर नाइट्रोजन की बुनियाद पर नाइट्रोजन पाए तो नाइट्रोजन होती है। दूसरा राइबोस, ये 5 कार्बन शुगर, ये शुगर होता है 5 कार्बन, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। एंड तीसरा है द 3 फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा 3 फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये इस पर मुश्तमिल होता है ATP मॉलिक्यूल। ये देखिए फॉस्फोर ग्रुप है, पहले 3 फॉस्फेट के बने हुए होते हैं, ये एनर्जी बॉन्ड हैं। ये राइबोस है और एक एडेनाइन है, ये तीनों पे एडोनसाइन बना होता है। एडोसान मोनोफॉस्फेट, एडोनसाइन डाइफॉस्फेट, और इसमें ये होता है एडोनसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये ATP की स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ATP। इन द मॉलिक्यूल ऑफ ATP का जो मॉलिक्यूल होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 फॉस्फेट और हाईली एनर्जी बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है 2 फॉस्फेट के दरमियान, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें होती है। जो 2 फॉस्फेट के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड होता है 2 फॉस्फेट के दरमियान। व्हेन वन ऑफ दीज बॉन्ड इज ब्रोकन, जब उनमें से कोई भी एक बॉन्ड टूटता है तो द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI, जिस अनऑर्गेनिक बोलते हैं, PI भी बोलते हैं, सेपरेट अलग हो जाते हैं एंड एनर्जी रिलीज। जब अलग होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी खारिज होती है। आ गया ब्रेकिंग ऑफ वन फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज अबाउट 7.3 कैलोरीज पर मोल ऑफ ATP। जब उसका एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो उसमें से 7300 कैलोरीज एक मोल में से ATP में से एनर्जी रिलीज होती है। ATP जो मॉलिक्यूल है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है, प्लस वाटर होता है, इसमें से क्या बनता है? ADP बनता है, बस फॉस्फेट इनऑर्गेनिक मिलता है, प्लस एनर्जी मिलती है 7.3 कैलोरीज पर मोल, यानी एक मोल में से इतनी निकलती है। इन कॉमन एनर्जी रिएक्शन ओनली द आउटर PP हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक्स। ये जो होता है आम कॉमन रिएक्शन होता है जिसमें आउटर जो बाहर वाले PP बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोट बॉन्ड, हाई एनर्जी बॉन्ड, वो ब्रेक होते हैं। व्हेन दिस हैपन, जब ये वाक़या वक़ूफ़ हो जाता है, ATP बिकम ADP। ATP जो होता है वो ADP बन जाता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये डाइफॉस्फेट बन जाता है। पहले ट्राइस आप 2 हो गए हैं, डाइफॉस्फेट है, एंड 1 PI रिलीज, और में से एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक जो होता है वो रिलीज हो निकल जाता है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में ADP इज फर्दर ब्रेकन डाउन टू AMP। आगे कुछ केस होते हैं जिनमें ADP जो होता है एडेनोसाइन
डाइफॉस्फेट जो होता है वो ब्रेक होके AMP यानी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और एक PI रिलीज होता है। देखें DADP प्लस वाटर, इसमें AMP बना प्लस PI, एक इसमें से फॉस्फोरेट इनऑर्गेनिक निकला प्लस एनर्जी रिलीज हुई और 3.7.3 कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। सेल्स गेट एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो सेल्स होते हैं वो फूड की जो ऑक्सीडेशन होती है जिसमें वो कोई इलेक्ट्रॉन खारिज करता है उससे एनर्जी हासिल करते हैं। दे स्टोर दिस एनर्जी बाय कंबाइनिंग ADP विद PI टू फॉर्म ATP। ये एनर्जी स्टोर करते हैं किसमें कंबाइन करते हैं, जब ADP को विद PI टू फॉर्म ADP। PI होता है एक फॉस्फेट होता है इनऑर्गेनिक, जब उसे ADP यानी कि इसमें 2 फॉस्फेट होते हैं, जब वो PI तीसरा बनता है तो 3 बन के ATP बन जाते हैं। TP होता है ट्राइफॉस्फेट, बाकी A तो सेम रहता है। एडेनोसाइन तो वो सेम रहता है लेकिन फॉस्फेट इसमें चेंज होता है। सो वी कैन समराइज दैट, तो हम इसे समराइज कर सकते हैं, खुलासा कर सकते हैं। ATP इज मेड ड्यूरिंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ADP उस बनता है जब एनर्जी रिलीज होती है, होने वाली होती है, एंड इज ब्रोकन डाउन, और जो टूटता उस वक्त है जब कंज्यूम एनर्जी प्रोसेस, जब एनर्जी की ज़रूरत होती है कंज्यूम करने के लिए तो वो उस वक्त बनता है, यानी इस्तेमाल की ज़रूरत होती है उस वक्त बनता है। इन दिस वे ATP ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इस तरीके से जो ATP होता है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, मुंतकिल करता है जब मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं। इनके दरमियान मेटाबॉलिक रिएक्शन के दरमियान एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, तब्दील करता है। आगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक को तैयार करते हैं ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म प्लांट, एल्गी, सम बैक्टीरिया यूज इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड। वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी ऑर्गेनिक फूड को तैयार कर सकें। द ऑर्गेनिक फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो ऑर्गेनिक फूड होती है कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में होती है। द कार्बोहाइड्रेट आर यूज फॉर गेटिंग एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं वो एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, एंड आर आल्सो कन्वर्ट टू अदर मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, लिपिड एक्सेट्रा। इसके अलावा वो क्या करते हैं कि वो मॉलिक्यूल को तब्दील करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे प्रोटीन और लिपिड के मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक एनर्जी हासिल करने में दूसरे मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने में भी इस्तेमाल होते हैं। आगे फोटोसिंथेसिस, ये क्या इसकी तारीफ है। फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस ऐसा अमल है जिसमें ग्लूकोज तैयार होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, जो कि सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में होता है, और जिससे ऑक्सीजन एक फालतू प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। ये बहुत अहम मेटाबॉलिक रिएक्शन है और तमाम जिंदगी इस पर इंसार करती है। ए सिंपल जनरल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस एज फॉलोज। एक सादा सी मुसवात नीचे फोटोसिंथेसिस के बारे में दी गई है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड में से मिलता है और वाटर मिलता है H2O प्लस फोटोन। फोटोन क्या होते हैं? रोशनी की रात होती है, सूरज की रोशनी होती है। इससे आगे बनता है C2H12O6 यानी ग्लूकोज बनते हैं प्लस ऑक्सीजन और प्लस वाटर होता है, ये बनता है। आगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का काम है, किस तरह वो काम करता है, काम करने का तरीका क्या है।
फोटोसिंथेसिस अकर इनटू टू फेसेस, लेकिन दो हिस्सों में ये काम होता है फोटोसिंथेसिस का। पहला क्या है, लाइट रिएक्शन, दूसरा क्या है, डार्क रिएक्शन। लाइट एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द थाइलेटेड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो लाइट रिएक्शन होता है ये थाइलेट मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट के, उस पर ये रिएक्शन का होता है। डार्क रिएक्शन प्लेस्ड इन दिस स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो डार्क रिएक्शन होता है ये जो स्ट्रोमा का क्लोरोप्लास्ट है उस पर ये रिएक्शन होता है। आगे लाइट रिएक्शन। आगे NAD क्या होता है, इसकी तारीफ है। नाइट्रोट्राइमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। It is a coenzyme. One form of this coenzyme also carries phosphate. It is also called NADP. आगे लाइट रिएक्शन क्या होता है। During light reaction, light energy is used to make high energy molecules ATP and NADPH. जो लाइट रिएक्शन होता है यानी कि रोशनी की मौजूदगी में एनर्जी जो इस्तेमाल होती है वो उससे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP बनते हैं। ATP और NADPH मॉलिक्यूल बनते हैं, ये रोशनी की मौजूदगी में ये मॉलिक्यूल बनते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। फॉलोइंग आर द की इवेंट ऑफ लाइट रिएक्शन। नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि लाइट रिएक्शन में कैसे होते हैं। पहला इवेंट क्लोरोफिल अब्जॉर्ब लाइट। जो पत्तों में क्लोरोफिल होता है वो रोशनी को जज़ब करते हैं। टू ऑफ इट इलेक्ट्रॉन बिकम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। इसके में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर इरेडिएट फ्रॉम क्लोरोफिल। तो ये फिर जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है क्लोरोफिल से खारिज हो जाते हैं। फिर क्या होता है, द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर पास टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से पास होते गुजरते हैं। इन दिस चेन, जब उस चेन से गुजरते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन passes from higher to lower energy level, जब इस चेन में घुसते हुए इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में दाखिल होते हैं, देर रिलीज एनर्जी, वो एक एनर्जी रिलीज करते हैं, तो रिलीज करते हैं विच इज यूज टू प्रोड्यूस ATP, जो ATP के बनाने में इस्तेमाल होती है। लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल। जो लाइट होती है वो पानी के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन इससे खारिज होती है। वाइल हाइड्रोजन एटम गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरोफिल एंड बिकम हाइड्रोजन आयन। जो हाइड्रोजन होती है एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन देते हैं एंड वो जो है हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल। जो इलेक्ट्रॉन के क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ ATP, AT की प्रोडक्शन के बाद एंड द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर आर यूज्ड इन टू रिड्यूस्ड NADP टू NADPH। तो जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वाटर के वो इस्तेमाल होते हैं किसके लिए, वो NADP को रिड्यूस यानी कम करके NADPH में तब्दील कर देते हैं। एक बताएं, नाइकोटाइनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिड्यूस होकर बनता है। पहले NADP था। ये नीचे आगे ये दिया हुआ है फिगर में, ये देखेंगे। पहले इसमें से लाइट पड़ी, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन खारिज हुए हैं क्लोरोफिल पे, जो सब्ज रंग है यहाँ। फिर में से ये चेन में से गुजरते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, उसमें ATP बनते हैं। फिर वो इसमें जाते हैं लाइट एनर्जी में क्लोरोफिल में, फिर वो ATP से मिलती हैं तो इसमें से NADPH बनाते हैं। आगे डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन क्या होते हैं, ड्यूरिंग दिस फेज, इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेक ग्लूकोज।
इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे रिड्यूस करके, उसे कम करके ग्लूकोज की शक्ल दी जाती है, शक्ल बनती है। द डिटेल ऑफ डार्क रिएक्शन आर वर डिस्कवर्ड बाई मेलविन कार्बन। जी की जो डार्क रिएक्शन है इसकी जो डिटेल है वो मेलविन कार्बन ने दरियाफ्त की थी। फॉलोइंग द समरी ऑफ डार्क रिएक्शन, ये नीचे कुछ समरी खुलासा दिया हुआ डार्क रिएक्शन का। पहले कैसे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंबाइन विद 5 कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड। जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं 5 कार्बन कंपाउंड से मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। दिस 6 कार्बन कंपाउंड इज अनस्टेबल एंड स्प्लिट इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। ये जो होते हैं 6 कार्बन अनस्टेबल होते हैं, ये अपने आप को बरकरार नहीं रख सकते हैं और वो स्प्लिट टूट के 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। The 3 carbon compound are reduced to 3 carbohydrate by using ATP and hydrogen from NADPH produced during light reaction। इसमें जो 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं वो कम होके यानी कि तब्दील होके 3 कार्बोहाइड्रेट में तब्दील हो जाते हैं ATP इस्तेमाल करते हुए, यानी कि इसमें ATP इस्तेमाल होती है। और हाइड्रोजन जो होती है फ्रॉम NADP और हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है प्रोड्यूस लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन के दौरान ये काम होता है। द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आर यूज टू मेक ग्लूकोज। जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होते हैं। द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो यूज टू रीजनरेट द ओरिजिनल कार्बन कंपाउंड। ये जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये भी दोबारा जो असली पहले वाला था 5 कार्बन कंपाउंड उनको दोबारा बनाने में इस्तेमाल होते हैं। दिस स्टेप आल्सो यूटिलाइज ATP। इसमें भी ATP जो होता है वो इस्तेमाल होता है। ये इस तरह होता है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसमें मिली है 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन में से ये 6 कार्बन कंपाउंड बन गए थे। इनमें से फिर 6 कार्बन कंपाउंड 6 मॉलिक्यूल बन गए इसमें से और 3 कार्बन कंपाउंड रह गए। इसमें ATP बनती है, NADPH बनती है, फिर ग्लूकोज भी बनता है। ये आगे 5 मॉलिक्यूल तो 3 कार्बन कंपाउंड वाले दोबारा बन गए हैं। ये सीधा ये साइकिल चलता है। दोबारा 3 मॉलिक्यूल होते हैं 5C कंपाउंड के वो बन जाते हैं। आगे रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का किरदार, क्लोरोफिल क्या किरदार अदा करता है? द थाइलैकोइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट। जो होती है मेम्ब्रेन्स थाइकोलॉइड की, क्लोरोप्लास्ट की, उसमें पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट को रंग होते हैं, कलर होते हैं, उसमें कलर पर मुश्तमिल होती है। क्लोरोफिल ए इज ए द मेन पिगमेंट। जो क्लोरोफिल ए होता है ये मेन जो उसका रंग जो होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। अदर आर कॉल्ड नेसेसरी पिगमेंट, और जो दूसरे होते हैं उन्हें ज़रूरी पिगमेंट कहते हैं। एंड इंक्लूड क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड। और इसके लिए मैं क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड भी मौजूद होते हैं, शामिल होते हैं। पिगमेंट, जो पिगमेंट होता है इसका रंग होते हैं अब्जॉर्ब सनलाइट। जो पिगमेंट होते हैं वो जो रंग होते हैं सूरज की रोशनी को जज़ब करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। और इसे काम वाली एनर्जी बनाते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होती है। केमिकल एनर्जी जो काम इस्तेमाल हो रही हो। ओनली अबाउट 1% ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन लीफ सरफेस इज अब्जॉर्ब। जो सूरज की रोशनी पड़ रही होती है पत्ते में उसमें से 1% अब्जॉर्ब होती है एंड द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। जो होती है बाकी जो बच जाती है उसमें से मनक़ुस होकर वापस चली जाती है या दूसरी किस्म में तब्दील हो जाती है। इसमें जो होता है ब्लू एंड रेड लाइट कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस।
जो इस रोशनी के जो ब्लू और रेड लाइट होती हैं वो उसे मज़ीद फोटोसिंथेसिस का अमल लेके आती हैं, जारी रखती हैं। डिफरेंट पिगमेंट अब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो मुख्तलिफ पिगमेंट होते हैं वो मुख्तलिफ वेवलेंथ की जो रोशनी होती है उनको मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ तरीके से अब्जॉर्ब करते हैं, उनमें डिफरेंट होता है। क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब लाइट ऑफ ब्लू एंड रेड वेवलेंथ। जो क्लोरोफिल ए होता है वो जिनकी वेवलेंथ होती है ब्लू और रेड उसकी रोशनी को अब्जॉर्ब करता है। द वेवलेंथ विच आर नॉट अब्जॉर्ब बाई क्लोरोफिल ए आर अब्जॉर्ब बाई एक्सेसिव पिगमेंट। जो कि रोशनी क्लोरोफिल ए में अब्जॉर्ब नहीं होती वो दूसरे पिगमेंट होते हैं उनमें अब्जॉर्ब हो जाती है। वन पिगमेंट अब्जॉर्ब लाइट, जब जो पिगमेंट होते हैं रंग होते हैं वो रोशनी को जज़ब करते हैं। द रिएक्शन अकर इन इट, जो रिएक्शन होता है उसमें शुरू हो जाता है। एंड इट इलेक्ट्रॉन आर रिलीज, उसमें से इलेक्ट्रॉन खारिज होती है। द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो जिन इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। एंड देयर एनर्जी इज़ यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और उनकी वो जो एनर्जी होती है वो एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड फॉर रिड्यूसिंग NADP टू NADPH, और NADP को NADPH में कन्वर्ट करते हैं। आगे सेलुलर रिस्पिरेशन, ये क्या होती है? ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाई ब्रेकिंग द CH बॉन्ड ऑफ फूड। जो जानदार होते हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं जब कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड टूटते हैं, तो वो ये खुराक के कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड होते हैं खुराक में वो टूटती हैं, तो जिससे जानदार एनर्जी हासिल करते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए, दे कैरी आउट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल। तो इस मकसद के लिए जो ऑक्सीडेशन का अमल होता है खुराक का सेल के अंदर, वो ये अमल वो पजीर करते हैं, यानी जारी करते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पिरेशन। जो ऑक्सीडेशन होती है फूड की इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पिरेशन। इसमें जो फूड में से जो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडेशन होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं उसको सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। दो मोस्ट कॉमन यूज बाई सेल टू गेट एनर्जी इज ग्लूकोज। जो बहुत कॉमन जो फूड है जिससे सेल एनर्जी हासिल करते हैं वो ग्लूकोज है। एबोरिक एंड एनबोरिक रिस्पिरेशन। अब दो किस्म की रिस्पिरेशन है, एक एबोरिक है और एक एनबोरिक है। एरोबिक respiration, cellular respiration occurring in the presence of oxygen is called aerobic respiration। जो सेल्फिंग रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, जो सेल में जो रेस्पिरेशन होती है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इट इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें से ग्लूकोज की ज़्यादा ऑक्सीडेशन होती है जिससे विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी, जिससे में से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इन द फर्स्ट फेज, पहले मरहले में, द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6 इज ब्रोकन डाउन इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ प्यूरुविक एसिड। इसमें जो पहले मरहले में होता है जो ग्लूकोज के 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टूटते हैं और प्यूरिक एसिड के 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो बनते हैं। प्यूरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इन द सेकंड फेज, दूसरे मरहले में, द मॉलिक्यूल ऑफ प्यूरुविक एसिड आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, ऑल CH बॉन्ड आर ब्रोकन। इसमें जो होता है जो दूसरा मरला होता है जो प्यूरिक एसिड के जो होता है वो मॉलिक्यूल होते हैं मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी मुकम्मल तौर पर वो टूट जाते हैं, उसे कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड हैं टूट जाते हैं। एंड ऑल एनर्जी रिलीज, और तमाम एनर्जी खारिज हो जाती है। आगे एनाबोरिक रेस्पिरेशन। एनाबोरिक रेस्पिरेशन क्या होती थी?
फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन दैट अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनाबोरिक रेस्पिरेशन। जो सेल की रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है उसे एनाबोरिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन एनाबोरिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। इसमें जो ग्लूकोज होता है वो मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, जिससे कम एनर्जी खारिज होती है। इन फर्स्ट फेज, जो पहला मरला होता है, इन फर्स्ट फेज इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ एबोरिक रेस्पिरेशन। जो इसका जो पहला मरला होता है बिल्कुल एबोरिक रेस्पिरेशन की तरह होता है। A molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid। इसमें जो ग्लूकोज की मॉलिक्यूल है ब्रोकन डाउन टूट के दो मॉलिक्यूल जो पाइरुविक एसिड होता है उसके दो मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाते हैं। इन सेकंड फेज, दूसरे में है प्यूरिक एसिड में भी ट्रीटेड इनटू टू वेज। जो प्यूरिक एसिड होती है तकरीबन दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। पहला है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ड्यूरिंग एनाबोरिक रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। जो बैक्टीरिया यीस्ट में एनाबोरिक रेस्पिरेशन होती है इसमें क्या होता है, पाइरुविक एसिड फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्यूरिक एसिड होता है वो टूट के अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं। दिस टाइप एनाबोरिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस होता है एनाबोरिक रेस्पिरेशन का इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये पाइरुविक एसिड, इससे आगे इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। आगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ड्यूरिंग एनाबोरिक रेस्पिरेशन इन द skeletal muscle of humans and other animals। पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ये जो होता है प्रोसेस है, जो एनाबोरिक रेस्पिरेशन होता है, जो स्केलेटल मसल होते हैं, जो हड्डियों के साथ जो मसल जुड़े होते हैं, जो इंसानों में होते हैं और दूसरे एनिमल में होते हैं, इसमें जो होता है पाइरुविक एसिड जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ एनाबोरिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये इस किस्म की जो रेस्पिरेशन है, एनाबोरिक रेस्पिरेशन है, इसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। इसमें देखें पाइरुविक एसिड होता है और आगे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है, प्लस इसमें से हाइड्रोजन भी शामिल हुई है। आगे इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की ज़रूरत। The environment of Earth does not have free oxygen in the early phase of life। जो एनवायरनमेंट थी अर्थ की, दुनिया की, वो जो जिंदगी जो पहला मरला था उस वक्त तो फ्री, इस तरह फ्री दस्तयाब नहीं थी। द अर्ली ऑर्गेनिज्म respired anaborically and got energy for their life। जो पहले जानदार थे, पहले किस्म के, वो एनाबोरिक तरीके से इंस्पायर्ड होते थे, यानी सांस लेते थे और एनर्जी, जिंदगी के लिए एनर्जी हासिल करते थे। इवन टुडे गेट, अभी तक some organism including some bacteria and some fungi get energy from anaerobic respiration and all called anaerobic। अभी तक कुछ ऐसे जानदार जिसमें कुछ बैक्टीरिया कुछ फंजाई शामिल हैं, वो भी अपनी एनर्जी जो होती है एनाबोरिक रेस्पिरेशन के जरिए हासिल करते हैं, इसलिए उन्हें एनाबोरस कहते हैं, एनाबोरस कहते हैं। When skeletal muscle of a human work during exercise, जब जो स्केलेटल मसल होते हैं, जो ढांचे के साथ मसल लगे होते हैं इंसानों के, जो सख्त काम करते हैं, जैसे एक्सरसाइज हमें मशक करते होते हैं, बट ऑक्सीजन सप्लाई इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द डिमांड। इसमें जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो उसकी ज़रूरियात, पूरी जिस्म की ज़रूरियात को पूरा नहीं करती। जब बंदा कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो पहले वो सांस ले रहा होता है ऑक्सीजन से, वो उसकी डिमांड को पूरी नहीं करती। फिर आगे क्या होता है, द स्केलेटल मसल कैरी आउट एनाबोरिक रेस्पिरेशन टू गेट एनर्जी। जो स्केलेटल मसल, जो ढांचे हड्डियों के मसल होते हैं, वो एनाबोरिक रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी हासिल करते हैं।
Scientists have used fermentation in fungi and bacteria for making यूजफुल प्रोडक्ट फॉर मैनकाइंड। जो साइंसदान होते हैं फर्मेंटेशन के तरीके जो होते हैं फंजाई बैक्टीरिया में इस्तेमाल करते हैं ताकि इस्तेमाल जो इंसानों में यूजफुल प्रोडक्ट हैं मैनकाइंड उनके लिए बना सके फर्मेंटेशन के तरीके से जो प्रोडक्ट इंसानों में मैनकाइंड में इस्तेमाल होती हैं बैक्टीरिया फंजाई को इस्तेमाल करते हुए उनमें फर्मेंटेशन करके। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर the fermentation of bacteria is used for making cheese and yogurt जो होती हैं ये फर्मेंटेशन होती है बैक्टीरिया में उसमें से एक दही और चीज़ बनाती हैं और जो होती है फर्मेंटेशन इन यीस्ट आल्सो यूज इन ब्रूइंग एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज। ये जो फर्मेंटेशन होती है जो यीस्ट में होती है ये भी ब्रूइंग और बेकिंग जो होती है इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है खाने पकाने की जो चीज़ें होती है उस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। सिमिलरली द सोया सॉस इज मेड थ्रू द फर्मेंटेशन बाय फंगस। अब जो सोया सॉस जो बनता है वो भी फंगस फर्मेंटेशन होती है उससे बनता है। मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसका मैकेनिज्म क्या होता है तरीकाकार क्या होता है। फॉर स्टडी ऑफ ऑल रिएक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो स्टडी होती है रिएक्शन होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के उसके मुतालिक के लिए जो तमाम रिएक्शन होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के जो तमाम अमामल होते हैं उनका मुतालिक करने के लिए वी विल गो इनटू द मैकेनिज्म ऑफ एबोरिक रेस्पिरेशन। हम जो एबोरिक रेस्पिरेशन उसके तरीकाकार को जानेंगे उसकी तरफ जाएंगे। देयर आर 3 मेन स्टेप्स ऑफ एबोरिक रेस्पिरेशन। जो एबोरिक रेस्पिरेशन के जो 3 तरीकों से वो आगे जाता है। तो पहला तरीका क्या है, पहला जो उसका स्टेप क्या है, तरीका में 3 हिस्से होते हैं। पहला मरला, ये पहला मरला जो आता है उसमें इन द फर्स्ट स्टेप इन पहले मरले में द ग्लूकोज C6 मॉलिक्यूल इज ब्रोकन। जो ग्लूकोज होती है उसे के मॉलिक्यूल टूटते हैं। इट रिजल्ट इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड। नतीजे के तौर पर 2 जो मॉलिक्यूल हैं पाइरुविक एसिड के बनते हैं जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है विद 2 ATP और इसके 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं एंड 2 NADH और 2 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस और इस संबल को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। एंड इट अकर इन साइटोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलाइसिस। इस संबल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि ऑक्सीजन इस संबल में रिक्वायर्ड नहीं होती है। दिस इज वाई, इसलिए इट आल्सो अकर इन एनाबोरिक रेस्पिरेशन, इसलिए ये एनाबोरिक रेस्पिरेशन में भी इस्तेमाल होती है, यानी कि उसमें भी ये वकूफ पजीर होता है। ये देख ग्लूकोज टूटा है उसमें से 2 प्यूरिक एसिड के यानी मॉलिक्यूल बने हैं जिसमें ATP बनी है ADP 4 ADP 4 ATP में कन्वर्ट हो गए। आगे क्रब्स साइकिल क्या होते हैं। व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल, जब ऑक्सीजन हमें दस्तयाब होती है द मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड मूव फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो होते हैं जो मॉलिक्यूल होते हैं प्यूरिक एसिड के मूव करते हैं जो साइटोप्लाज्म से जो माइटोकॉन्ड्रिया जो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं जो गुच्छा होता है उस तरफ मूव करते हैं। ए सीरीज ऑफ रिएक्शन कॉल्ड क्रब्स साइकिल। इसमें बहुत एक सीरीज होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन होते हैं जिन्हें क्रब्स साइकिल बोलते हैं। डिस्कवर्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट सर एन क्रब, जिसे दरियाफ्त एक बरतानी साइंसदान था सर एन क्रिब उसके नाम पर है। क्रब्स अकर जीवमुक्तिर होती हैं। बिफोर क्रब साइकिल से पहले ईच पाइरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू
एसिटाइल कोएंजाइम ए। कार्ब साइकिल से पहले जो आज जो होता है पायरुविक एसिड वो एसिटाइल कोएंजाइम में तब्दील हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH में, यानी कि वो पहले क्या होता है प्यूरिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड और NaDH में कन्वर्ट हो जाता है। इन क्रब साइकिल में द एसिटाइल कोएंजाइम इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड और मुकम्मल ऑक्सीडाइज होकर तब्दील होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ATP, जिसके नतीजे तौर पर ATP बनता है एनर्जी रिच कंपाउंड, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले कंपाउंड। इट मीन्स NADH एंड FADH2 बनते हैं। फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड बनता है। ये पिक्चर में दिया हुआ है पायरुविक एसिड आगे किस तरह एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। ये आगे एक साइकिल है। आगे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये क्या होता है? दिस स्टेप अकर ऑन द इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदरूनी झिल्ली होती है उस पर ये मरले वकूफ़ पज़ीर होते हैं। ड्यूरिंग इट, इस मरले के दौरान क्या होता है NADH एंड FADH2 चेंज बैक इनटू NAD एंड FADH। इस मरले में जो होता है जो NADH और FADH दोबारा NAD और FAD में तब्दील हो जाते हैं बाई रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें से वो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं एंड हाइड्रोजन आटम, जिसमें से हाइड्रोजन एटम इसमें इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन खारिज होते हैं। द रिलीज इलेक्ट्रॉन पास थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हैं एंड रिलीज एनर्जी और एनर्जी खारिज करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू मेक ATP, और ये जो एनर्जी खारिज करते हैं वो ATP बनाने में इस्तेमाल होती है। एट द एंड ऑफ चेन, इस चेन जो होती है उसके एंड पे इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। वो आखिर में जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और पानी बनाते हैं। ये देखिए NAD में कन्वर्ट हुआ, फिर FADH2 FAD में कन्वर्ट हुआ। ये तीनों मिलकर ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाते हैं। आगे यूज ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन बॉडी। जो रेस्पिरेटरी एनर्जी होती है वो बॉडी में कैसे इस्तेमाल, इसके इस्तेमालात क्या हैं? रेस्पिरेटरी एनर्जी ATP प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज इन वेरियस वे। जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो ATP पैदा होती है उसे के मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। वो कहाँ इस्तेमाल होती है ATP? मसल कंस्ट्रक्शन एंड मूवमेंट, जब जो पट्टे होते हैं खिंचाव होता है या और हरकत जब उनकी होती है उस वक्त इस्तेमाल होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सब्सटेंस की उस वक्त। सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल की तैयारी में। रिप्लिकेशन ऑफ DNA एंड माइटोसिस, यानी कि उनकी जो कॉपी तैयार होती है DNA की माइटोसिस की, उसमें भी ये एनर्जी इस्तेमाल होती है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स जो होती है पैगाम रसानी का काम करती हैं, उसमें भी इस्तेमाल होती है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जो जिस्म का दर्जा रहता है उसे मेंटेन रखने के लिए ये भी इस्तेमाल होती है। आगे ब्रेक डाउन एंड एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम बॉडी, जो जहरीले मादे होते हैं उनको जिस्म से खारिज करने और उन्हें तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होती है। आगे टेबल डिफरेंट बिट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनके दरमियान फ़र्क दिया गया है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनमें ऑक्सीजन होती है, एरोबिक में होती है, एनारोबिक में नहीं होती है। नंबर ऑफ ATP एज इन नेट प्रॉफिट, इसमें 36 होते हैं, एरोबिक में उसमें 2 होते हैं। फाइनल
प्रोडक्ट इसमें ऑक्सीजन और वाटर बनते हैं। उसमें एनाबोरिक में क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं। ये ऑकरेंस से कहाँ कूपजीर होता है, एनाबोरिक रिएक्शन में ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रियम में, और एनाबोरिक रेस्पिरेशन में ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। इम्पोर्टेंस इसकी क्या ये होते हैं, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ये एनाबोरिक में बहुत ज़्यादा एनर्जी, यानी कि बहुत अहम जरिया एनर्जी हासिल करना ज़्यादातर जानदारों में। तो एनाबोरिक में क्या ज़रूरत है, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनाबोरिक सोर्स ऑर्गेनिज्म। एनाबोरिक जो होती हैं जानदार, उनके लिए एनर्जी का सोर्स है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर एबोरिक ऑर्गेनिज्म इन शॉर्ट सप्लाई फॉर ऑक्सीजन। जब कम ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है तो ये उस वक्त भी एनर्जी देते हैं। सोर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वाली प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो, जैसे एथेनॉल चीज़ वगैरह में। आगे है टेबल डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है। करेक्टरिस्टिक की ख्यात क्या है, एक टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म है। तो फोटोसिंथेसिस किस किस्म की टाइप है, इन एबोरिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। और जो रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन कैसे होती है, एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। इसमें बॉन्ड एनर्जी की शक्ल में एनर्जी स्टोर होती है। और इसमें जो होती है रेस्पिरेशन में बॉन्ड एनर्जी ऑफ फूड इज ट्रांसफॉर्म इनटू एटीपी। जो बॉन्ड एनर्जी होती है उसे एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस, कौन सी ऑर्गेनिज्म है जो ये अमल करने के काबिल होती हैं। जो फोटोसिंथेसिस होती है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऑल अलजई, तमाम किस्म अलजेज एंड, और तमाम प्लांट या तमाम पौधे दरख्त। आगे जो रेस्पिरेशन होती है तमाम जानदारों में होती है। साइट ऑफ ऑकरेंस, एक किस जगह पर ऑकरेंस होती है, वकूफ़ होती है। फोटोसिंथेसिस जो होती है क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन पार्ट्स होनी, जो ग्रीन सब्ज से होते हैं पौधों के, उसमें ये फोटोसिंथेसिस होता है। रेस्पिरेशन कहाँ होती है, इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑल सेल। ये तमाम किस्म के सेल में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म है उसमें होती है। टाइम ऑफ ऑकरेंस, इसका वकूफ़ होने का वक्त क्या है, किस टाइम ये होता है। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो दिन की रोशनी में होती है, इन डे लाइट 20 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी दिन के वक्त सूरज की रोशनी में ये होता है। और जो रेस्पिरेशन होती है वो हर वक्त होती रहती है। ये देखिए ग्लूकोज है थे पेरुविक एसिड में, फिर एसिटेल को एंजाइम में कन्वर्ट किया गया है। एक क्रब साइकिल है।